हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो आज इस वीडियो में हम सीबीएसई का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इन दोनों पार्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के। अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश का पेपर इस बार कहा जा रहा है काफी ट्रिकी आया, तो उससे हमें सीख लेना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का पेपर भी जो है वो थोड़ा बहुत ट्रिकी आ सकता है। सीबीएसई ने ये जो सैंपल पेपर भी मतलब जिसको कहे कि एकदम एग्जाम से पहले भेजे हैं, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो अब एक्स्ट्रा इस बारी पेपर में आ सकता है। तो प्लीज इस सैंपल पेपर को जरूर देखिए। तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि सैंपल पेपर का 31st क्वेश्चन है। तो 31st क्वेश्चन है, असर्शन इज अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट कैन कॉज इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के ज्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसीट से। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है। इसके लिए आप मेरा जो वीडियो है गवर्नमेंट बजट का वो प्लीज देख लीजिए, उसमें काफी ज्यादा डिटेल में मैंने ये समझाया हुआ है। अब हाई रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज अगर डेफिसिट ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से सरकार को क्या करना पड़ेगा? पैसा बोरो करना पड़ेगा। और जब भी कोई सरकार पैसा बोरो करेगी तो बोरो करने से मनी सप्लाई रेज होगी, और मनी सप्लाई रेज होने से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देन इसका रीजन देखते हैं। राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कैन कॉज अ राइज इन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। ये भी बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए सरकार अपना जो खर्चा है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स कर रही है, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और अगर सरकार सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियस है ना, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट मीन मनी सप्लाई उस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेवेन्यू डेफिसिट भी इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। और एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होगा तो वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रीजन जो है असर्शन को कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now 32 question. Country X has more inflation than country Y. Which of the following is most likely to happen in such a case? इसको बहुत ही आसानी से करते हैं। मान लो सपोज एक लेज का पैकेट है, ये है कंट्री X, ये है कंट्री Y। कंट्री X में मान लो सपोज हम रुपी डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज दो कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज यूज होती है, बट हम इसको इजी करने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। मान लो कंट्री X में जो है वो 10 रुपए का पैकेट मिल रहा है, और कंट्री वाई में वही पैकेट कितने का मिल रहा है? 5 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब जो कंट्री एक्स है वो क्या कर रही है? कंट्री वाई से ज्यादा कॉस्टली चीज प्रोवाइड कर रही है। इजंट इट? इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से। वैसे इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ एक कमोडिटी पे नहीं होता, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज पे होता है, बट हम एक जस्ट क्वेश्चन को समझने के लिए इस चीज को फ्रेम कर दिया। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन सच अ केस? नाउ ऑप्शन ए, अ सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री वाई। नो। A deficit trade balance for country X, ये भी नहीं है। Then a rise in export from country X to country Y। पहली बात तो एक्सपोर्ट करेगी क्यों? कंट्री X जो है वो कंट्री Y को अगर सामान बेचने भी जाएगी, मान लो चिप्स के पैकेट ही बेचने जाएगी, तो कंट्री Y उनको कह देगी देखो जी हमारे यहाँ तो पहले 5 के मिल रहे हैं, आप 10 के बेचने आ रहे हो हमारे यहाँ पे। और डी ऑप्शन इज अ राइज इन इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री Y टू कंट्री X। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर को चिप्स का पैकेट यहाँ पे एक्स कंट्री में 10 का मिल रहा है, और उसी सेम पैकेट को वो वाई कंट्री से 5 रुपए का खरीद सकता है, तो डेफिनेट सी बात है ना, वाई कंट्री से क्या करेगा? एक्स कंट्री में उस चीज को इंपोर्ट कर लेगा। तो हमारे जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू एन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? अब एप्रिसिएशन क्या है डोमेस्टिक करेंसी का? देखिए, पहले मान लो सपोज $1 चल रहा है ₹60 का, अब $1 आ गया ₹50 का। Now this is called as appreciation of domestic currency, और appreciation of domestic currency को depreciation of foreign currency भी कहा जाता है, isn't it? तो प्लीज इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। Now ये किस वजह से हो रहा है? स्टेटमेंट्स देखते हैं। इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देन इंक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो पहली बात तो मैंने आपको वैसे जब प्रैक्टिस करा रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर की, तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये चारों की चारों जो चीजें हैं कि अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो वो सारी की सारी चीजों के डायग्राम्स बना के समझाया था इस क्वेश्चन को। और सीबीएसई ने देखो अपने जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें ऐसा क्वेश्चन डाल दिया।
अब इसके पहले मैं एक स्टेटमेंट देखता हूं, डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये देखिए, ये हमारा इनिशियल बन गया, दिस इज इनिशियल रेट, दिस इज इनिशियल क्वांटिटी, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज सप्लाई कर्व। अब मैं मान के चलता हूं कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कौन सी साइड पे शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड साइड पे शिफ्ट होगी, और यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो आपस में डिमांड के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेट कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले 60 था अब कितना आ गया, 50 पे आ गया। दैट मीन इस केस में हमारी जो करेंसी है वो क्या कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है। जब डिक्रीज होती है डिमांड फॉरेन करेंसी की तब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है, और अगर डिमांड डिक्रीज वाला है तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्यू और आर स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव इंटरवीन्ड लेटली टू अरेस्ट द रूपी स्लाइड बाय सेलिंग डॉलर्स ऑन अ लार्ज स्केल। अब आपको पता है कि हमारा जो इंडियन रुपया है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा था, काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। तो उसके बिहाफ पे जो आरबीआई है स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें रुपी का स्लाइड को रोकने के लिए, अरेस्ट द रुपी स्लाइड का मतलब जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है उसको रोकने के लिए वी हैव टू सेल डॉलर ऑन अ लार्ज स्केल। तो इकोनॉमिक्स टाइम का ये सोर्स है, मार्च 3, 2021 का न्यूज है। तो ये बेसिकली वैसे किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है मैनेज फ्लोटिंग से। आपको पता है जो करेंसी के प्राइसेस है वो डिमांड सप्लाई फिक्स करता है, और अगर एक्सेसिव वोलेटिलिटी हो तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस चीज में इंटरवीन करता है ताकि जो वोलेटिलिटी है उसको रिस्टोर किया जा सके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव न्यूज इज फॉल्स। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या है, गलत है। नाउ ऑप्शन नंबर ए, द ट्रांजैक्शन अबव विल बी टर्म्ड एज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, नहीं ये सही है, ये गलत नहीं है। देन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 1 रुपी मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन, ये भी सही है। मतलब देखिए, मतलब क्या है ये कि पहले $1 कितने का था, 60 का था, अब $1 कितने का हो गया, 70 रुपए का हो गया। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट अब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है बिफोर इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन की वजह से ही, मतलब इंक्रीज होने की वजह से ही वो इंटरवीन कर रहे हैं, डॉलर को सेल कर रहे हैं। बिकॉज अगर डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तो डॉलर फिर से पुराने वाले रेट पे आ जाएगा। तो ये तो न्यूज को बिल्कुल तरह सपोर्ट कर रहा है, हमने फॉल्स वाला देखना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अगर आपको लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि इसकी वजह से जो आरबीआई है वो डॉलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये चीज में कंफ्यूज मत होना। देन ऑप्शन सी देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट $1 मस्ट बी राइजिंग बिफोर द इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि रुपी क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। कि पहले अगर $1 60 रुपए का मिल रहा था, अब $1 कितने का मिल रहा है, 50 रुपए का मिल रहा है। तो इसका मतलब अप्रिशिएट हो रहा है, तो ये गलत है। तो हमने फॉल्स वाला ही देखना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज अगर अप्रिशिएट करेगा तो अप्रिशिएट करने के टाइम पे आरबीआई को सेल करने की क्या रिक्वायरमेंट है, इजंट इट। और बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन इसको कहा जाएगा, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है हमारे लिए कि सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना। अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, देखो सारी चीज आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी अगर पढ़ने के बाद किसी भी आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपके आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। सीबीएसई जस्ट आपको ट्रिकी क्वेश्चन देगा, बट आपको आते जरूर है। बाद में आप कहोगे कि हाँ हमें आते थे, हमारी गलती की वजह से हमारा गलत हो गया, तो वो चीज ना हो आपके साथ। 35th क्वेश्चन देखते हैं। Now let us assume that foreign exchange rate of Indian rupee is speculated to rise in the coming month. This may lead to many investors holding on their reserves of US dollar. तो assume किया जा रहा है कि foreign exchange rate of the Indian rupee is speculated to rise in the coming month. Rise का मतलब क्या है, अगर पहले $1 मान लो सपोज 70 रुपए का चल रहा है, तो ये स्पेकुलेशन हो रही है कि अब $1 75 का हो जाएगा। तो ये स्पेकुलेशन है। Now which of the following things will this result in? अब इसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, is this rise in demand of US dollar, then rise in supply of US dollar, then an actual depreciation of Indian rupee and fall in demand of Indian rupee. अब देखिए, पहली बात तो आपको सिंपल से क्लियर होनी चाहिए कि अगर 70 का पहले $1 मिल रहा है, अब 75 का मिलना शुरू हो गया, तो हमारी करेंसी क्या कर गई है, डेप्रिशिएट कर गई है। और डेप्रिशिएट कर गई है तो हमारा जो आर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो हम कुछ ना एलिमिनेशन करके कई बार निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन के तरीके से देखें तो हमारा ए वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें आर अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास क्या बचता है, बी, सी और डी। तो अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है ना कि हाँ चलो डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो आप एक को तो एलिमिनेट कर सकते हो। बचे हमारे पास कितने, 3। अब देखते हैं दूसरा। अब मैं पी स्टेटमेंट की बात करूं,
अ राइज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर। अब आप ना एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपके पास अगर $1 है, आपको उस डॉलर के कितने पैसे मिल रहे हैं? 70 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको एक चीज पता है कि अब $1 के कितने मिलेंगे? 75 मिलेंगे। तो डेफिनेट सी बात है ना, आप क्या करोगे? यूएस डॉलर की डिमांड करनी शुरू कर दोगे। क्यों डिमांड करनी शुरू करोगे? बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके पास वो यूएस डॉलर होंगे, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो स्पेकुलेशन करके। तो हमारा पी ऑप्शन जो क्या है वो सही है। अब कौन सी वाली स्टेटमेंट में हमारे पास पी नहीं है? कौन सी वाले ऑप्शन में? तो इसमें नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। इसमें ऑल्दो आर है बट पी नहीं है। देन देखते हैं क्यों। राइज इन द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, नो ये गलत है। आप वो सीधे सीधे ही कह रहे हैं कि कमिंग मंथ में जो एक्सचेंज रेट है इंक्रीज हो जाएगा, और इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? अपने यूएस डॉलर के रिजर्व को होल्ड करके रख रहे हैं। तो होल्ड करने का मतलब है सप्लाई थोड़ा ना करेंगे। देन अगर एस की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, फॉल इन डिमांड ऑफ इंडियन रुपी, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन रुपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पी, आर और एस सही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now 36 क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ गिवन कंट्री। आइटम्स है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और नेट इनविजिबल। नेट इनविजिबल का मतलब सर्विसेज का जो बैलेंस है, isn't it? तो ये हमारे पास तीनों आइटम्स जो है किसकी है? वो करंट अकाउंट की दी हुई है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज किसका पार्ट होता है? करंट अकाउंट का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अगर सीधा सीधा आपको पता है कि ये करंट अकाउंट का पार्ट है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द डेटा, there is a current account deficit of 30 million US dollar, there is a capital account surplus of 50 million US dollar। सीधा सीधा आपको कोई चीज देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ये मत हो कि आप निकालने बैठ जाना, बिकॉज अगर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी किसके बारे में बात कर रहा है? कैपिटल अकाउंट सरप्लस के बारे में बात करता है। तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस या कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी आइटम जो है वो नहीं प्रोवाइड की हुई क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। The establishment of Suez Canal intensified Britain's control over India's foreign trade। बिल्कुल सही बात है, 1869 में Suez Canal established हो गया था। और रीजन देखते हैं, the Europeans no longer had to travel around Africa to reach India। ये भी बात बिल्कुल सही है। बेसिकली Suez Canal बनाया इस कारण की वजह से गया था, बिकॉज इंग्लैंड वालों को कहां से घूम के आना पड़ता था? पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम के, साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के बाद जो पोर्ट है वहां पे रुक के फिर इंडिया में एंट्री मिलती थी। बट अब क्योंकि सुएज कैनाल का शॉर्टकट मिल गया उनको इजिप्ट के अराउंड, तो उससे क्या होता था? वो इजिली क्या करते थे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बाईपास करके सीधा ऐसा रास्ता जो था बन जाता था उनका। तो यूरोपियंस को ज्यादा ट्रेवलिंग टाइम जो था वो बहुत ज्यादा सेव हो गया था इस वजह से। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन कंप्लीटली एक्सप्लेन करिए असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन इज, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन 1850 which is considered one of their most important contribution। ये बिल्कुल सही है। देखिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही है कि रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ या फिर 1853 में। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के डेटा की बात करें तो वो कहते हैं 1853 में ऑफिशियली जो रेलवे थी वो स्टार्ट हुई थी फ्रॉम मुंबई टू थाने। बट अब सीबीएसई ने अपने इस प्रैक्टिस पेपर में कह दिया कि रेलवे जो था इंट्रोड्यूस हुआ 1850 में, तो वी विल कंसिडर कि 1850 में इसका आंसर हम मान के चलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, सीबीएसई इसको सही मान रहा है तो हम भी इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। देन रीजन देखते हैं। द ब्रिटिश हैड इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप खुद बताओ, क्या ब्रिटिशर्स ने कभी ऐसे सोचा था कि इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हम सोचेंगे? तो ये गलत है। तो हमारा असर्शन ठीक है, रीजन क्या है? बिल्कुल ही गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 39th क्वेश्चन, इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश started in 1905, Indians started ditching British goods for Indian products। तो जब बहुत ही ज्यादा मास स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो हमने सोचा कि जो स्वदेशी अपनाओ एक मूवमेंट था, जिसमें क्या किया था कि हमने जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो डिच करने स्टार्ट कर दिए थे। वी वर सेइंग कि हमने ब्रिटिशर्स के गुड्स को यूज ही नहीं करना, हम इंडियन है, इंडियन गुड्स को यूज करेंगे, इंडियन गुड्स को प्रमोट करेंगे। Now, which of the following would have been the likely impact of the movement? अब इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट था? देखिए अब एक बात देखिए, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन डाल दिया, ऑल्दो इकोनॉमी इससे इंपैक्ट हो रही है, बट डाल दिया किसका? हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी अब हमें तैयार होना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द लाइकली इंपैक्ट ऑफ मूवमेंट? इस मूवमेंट का लाइकली इंपैक्ट क्या है? राइज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नो। फॉल इन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, यस ये सही है। इंपोर्ट ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे, ब्रिटेन के गुड्स आ रहे थे, वो
ऑब्वियस ही बात है, अगर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है तो हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। देन राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। देन राइज इन एक्सपोर्ट टैरिफ, ये गलत है। हमारा आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर क्यू है। जो स्टेटमेंट क्यू और स्टेटमेंट आर है वो सही है, तो दैट मीन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली क्यू एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, फिर से असर्शन रीजनिंग बेस्ड। असर्शन देखते हैं, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट एंटिटीज ओन रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। वेयर एज इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो असर्शन है, असर्शन में दो बातें कही हैं, प्राइवेट एंटिटीज के बारे में और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, जो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द पीपल, ये भी बात बिल्कुल सही है। बट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। असर्शन बात कर रहा है रिसोर्सेज के बारे में, और रीजन बात कर रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो एग्जैक्टली लोगों की नीड के बारे में जानती है। तो जो दोनों अलग अलग बातें हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन, C. Rajagopalachari, a founder of Swatantra Party, coined the term permit license Raj to encapsulate the party's frustration with Nehru's policies, writing in his magazine Swarajya, I want the corruption of the permit license Raj to go. I want real equal opportunities for all and no private monopolies created by the license permit Raj. आपको पता था कि उस टाइम पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। अगर बात करूं कि प्राइवेट बिजनेसेस नहीं थे तो ऐसा गलत है, प्राइवेट बिजनेसेस जरूर थे बट कुछ हद तक थे। जो बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस हाउसेस थे वो वहां पे प्रेजेंट थे, और वो बड़े बड़े प्राइवेट बिजनेस हाउसेस की क्या बनी हुई थी, मोनोपोली बनी हुई थी एक किस्म से, और दूसरे इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ लाइसेंस कोटा परमिट राज। अब इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते थे बट ये लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम और परमिट राज करने नहीं देता था। Now, how were these private monopolies indulging in the corruption that C. Rajagopalachari talks about? अब ये क्या करते थे प्राइवेट मोनोपोलीज वाले, ये लॉबिंग कर लेते थे बेसिकली। दे लेड टू लॉबिंग एंड पर्सनल बेनिफिट्स फॉर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनके साथ मिलकर जो लॉबिंग वगैरह और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से जो करप्शन था बहुत ज्यादा मैसिव स्केल पे था और हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट थी वो कुछ हद तक नहीं हो रही थी। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि लाइसेंस कोटा परमिट राज जो क्या है बिल्कुल ही खराब चीज है। और ये लाइसेंस कोटा परमिट राज कब खत्म किया गया, 1991 में जब एलपीजी के रिफॉर्म्स आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन देखते हैं। टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन हिज टाउन द कलेक्टर कंडक्टेड एन इनफॉर्मल सर्वे दैट कंपाइल्ड ऑल हाउसहोल्ड्स इनकम इन द एरिया। तो एक इनफॉर्मल सा सर्वे किया गया जिसमें हाउसहोल्ड्स की इनकम को कंपाइल किया गया। नाउ यूजिंग द नेशनल पॉवर्टी लाइन एज अ रेफरेंस पॉइंट, अब नेशनल पॉवर्टी लाइन को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। पॉवर्टी लाइन क्या है, एक एस्टिमेटेड लाइन है जिससे देखा जाता है कि अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर है तो वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा, अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा गया कि नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे थे तो वो पुअर है। नाउ बेस्ड ऑन दिस शी वांटेड टू लॉन्च अ नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम। ठीक है, कि अगर पुअर है, पुअर के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है वो लॉन्च की जा सकती हैं। नाउ इन व्हाट अदर वेज could she have measured poverty so that the most beneficial welfare schemes are launched? अब इसके अलावा और क्या चीज की जा सकती है जिससे काफी अच्छी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो लॉन्च की जा सके। नाउ बाय कैलकुलेटिंग द हेड काउंट रेशियो, ये तो ऊपर वाली बात होगी, हेड काउंट रेशियो देख लो कि कौन गरीब है कौन अमीर है। देन बाय लुकिंग एट हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर, ये बात बिल्कुल सही है, आप हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर देख लो, बिकॉज अगर आपको कहीं पे गड़बड़ लगती है हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर में तो आप बहुत अच्छी वेलफेयर स्कीम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन अगर मैं सी और डी ऑप्शन की बात करूं, बाय डिवाइडिंग द पुअर इनटू फर्दर स्पेसिफिक कैटेगरी, तो ये कुछ हद तक जो क्या है वो सही नहीं है। देन बाय कैटेगराइजिंग देम एज एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ये भी बात गलत है, बिकॉज देखिए अगर मैं आप कहूं कि स्पेसिफिक कैटेगरीज में पुअर को डिवाइड कर दे तो पुअर की ऐसी एज सच कोई कैटेगरी बन ही नहीं सकती। अब आप एक चीज सोचो, मान लो सपोज रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट की बात चल रहा है कि रूरल अर्बन एरिया में मान लो कोई लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं और जो लोग 1000 से ऊपर कमा रहे हैं वो नॉन पुअर है, जो 1000 से नीचे कमा रहे हैं वो क्या है, पुअर है। अब मान लो सपोज कोई पर्सन 950 रुपए कमा रहा है मंथ का, ओके, और कोई पर्सन कर रहा है 1050 रुपए, इसको हम नॉन पुअर मान लेंगे, इसको हम पुअर मान लेंगे। अब कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, और तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है, 100 रुपए अगर कोई ज्यादा कमा रहा है तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सा पार्ट लगता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 43rd क्वेश्चन।
Now, recent studies of poverty shows that the lower caste of India form the poorest 10% in the country. तो जो lower caste के लोग हैं जैसे SCs कैटेगरी हो गया, ST कैटेगरी हो गया, then other backward classes हो गया, तो उनमें से 10% लोग ऐसे हैं जो poorest है. Now, every second person from the scheduled tribe and every third person from the scheduled caste are poor. Then every second ST, every third Dalit and Muslim in India poor, and not just financially. That mean वो financially तो poor है ही है, साथ ही साथ वो socially भी बहुत ज्यादा backward है, वो marginalized sections of society है जिनको काफी हद तक society में जिसको कहें ना society उनको अपनाती नहीं अपना, क्योंकि जब तक देखिए अगर सिर्फ हम कहें कि डेवलपमेंट इकोनॉमिकल है तो वो बात बिल्कुल गलत है, सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब कोई पर्सन है, मान लो सपोज वो मार्जिनलाइज सेक्शन से है और उसको कहा जा रहा है तेरे को मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, तेरे को स्कूल में जाना अलाउड नहीं है, तो वो कितनी गलत बात है. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, और एजुकेशन इस चीज को सही कर सकती है. नाउ द अबव लाइन शोज दैट कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉवर्टी, जो कि बिल्कुल सही है. Now, which of the following statement best describes how a person caste influence poverty? तो पर्सन की कास्ट किस तरह से उसकी पॉवर्टी को इन्फ्लुएंस करती है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, लोअर कास्ट फेस सिस्टमेटिक पॉवर्टी लीडिंग टू अ लैक ऑफ एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन. ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है. देन लोअर कास्ट हैव वेरी हाई कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर रेट्स ओइंग टू देयर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड और पुअर लिविंग कंडीशन, ये गलत है. देन The Indian government has continuously ignored the lack of welfare scheme for lower caste, ये भी गलत है, because Indian government continuously welfare schemes जो प्रोवाइड कर रही है. The population of lower caste is much higher than other caste, ये भी बात गलत है. आंसर इसका जो जेन्युइन बन रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देखते हैं. Now 44th question. Assertion is the 12th five-year plan tried to raise India's gross enrollment ratio in higher education to 25.2% by 2017-18 and to 30% by 2020-21. ये बात बिल्कुल सही है. अब सीबीएसई ने देख लो आपको डेटाबेस क्वेश्चन भी डाल दिया, तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा. अब रीजन देखते हैं. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, ये भी बात बिल्कुल सही है. अब इस रीजन, क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिकॉज ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है कि लोग हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा आए, बिकॉज जितनी ज्यादा हायर एजुकेशन में आएंगे उतना ज्यादा उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज करेगा. तो रीजन भी उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 45th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो इनमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या एड कर रहा है. ऑप्शन ए, एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब्स. ऑप्शन बी, creating larger industries with more complex equipments. Option C, creating open markets with increased stability. Option D, promoting gender equality in the family. तो अब बात क्या चल रही है, बात चल रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एड करने के लिए. तो ये तो सारी की सारी चीजें जो है वो जॉब्स क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग हो गई हैं, बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली, बिकॉज जितनी ज्यादा जेंडर इक्वालिटी होगी फैमिली में, वुमेन को भी इतना इक्वल राइट मिलेगा कि हाँ आप भी आके जॉब करो, आपको भी अच्छी एजुकेशन, आपको भी अच्छी हेल्थ पे आपके फोकस किया जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या बनोगे, कंट्री के लिए एसेट बनोगे. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. 15 क्वेश्चन, मतलब टोटल 45 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके. 15 क्वेश्चन और रह गए. मैं नेक्स्ट वीडियो में 15 के 15 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल.